हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, एक नई इकाई देखने वाले हैं और उस इकाई का नाम है प्रकाश, वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत हम लोग कम से कम आपको 5 से 6 वीडियो देने वाले हैं और उस 5 से 6 वीडियो के अंतर्गत इसके इतने भी क्वेश्चंस होंगे, इसकी थ्योरी होगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत ही मजा आ जाने वाला है। आप देखेंगे ना, इस चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बढ़िया तरीके से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ों को समझिए। हर चीज़ आपको बढ़िया समझ आने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा। तो हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव टॉपिक है। इस टॉपिक को सीखने से पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में क्या क्या प्रयोग किए गए, कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को अपनाया गया, कौन से वैज्ञानिक ने कैसे कैसे बातें कही, उन्होंने कैसे निष्कर्ष निकाला, पहले हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। तब जब एकदम जीरो से, एक बेसिक से सीखेंगे ना, तब हमको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। एक एक चीज़ क्लियर होने वाला है। आज वही सब होने वाला है। देखिए भाई कैसे होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के विषय में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। हर्ष ने 1887 ईस्वी में एक प्रयोग किया और उन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एक विद्युत विसर्जन नलिका थी, विद्युत विसर्जन नलिका जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, मतलब ऐसी नली जिसमें विद्युत विसर्जन हो सके, ऐसा समझ सकते। विद्युत विसर्जन नलिका थी और उस नलिका की जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली गई, विद्युत विसर्जन नलिका की जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली गई तो देखा गया कि विद्युत विसर्जन जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से हो रही थी। तो हर्ष ने क्या देखा 1887 में कि एक विद्युत विसर्जन नलिका है और उस विद्युत विसर्जन नलिका की जब ऋण प्लेट पर, धन प्लेट पर नहीं, ऋण प्लेट पर जब कोई पराबैंगनी किरणें डाली गई तो उस पराबैंगनी किरणों के डालने से जो विद्युत विसर्जन होता था वह बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से हो रहा था। ठीक है, तब इसके बाद उन्होंने इतना प्रयोग किया। अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उन्होंने अपना धीरे धीरे प्रयोग रखा। उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1888 में हालवैस नाम के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक निर्वात, एक बल्ब है, ठीक ना, ये बल्ब है और बल्ब में ये पूरा निर्वात भरा हुआ है, मतलब उसमें वायु नहीं है, नमी नहीं है। ठीक है, बल्ब है, वायु का बल्ब, मतलब बल्ब है और उस बल्ब में क्या है, ये पूरा निर्वात है, मतलब वायु नहीं है। उसमें उन्होंने जस्ते की 2 प्लेट रख दी। पहली प्लेट माइनस है और दूसरी प्लेट प्लस है। पहली प्लेट को P1, दूसरी प्लेट को P2। P फॉर प्लेट होता है ना, पैरेट नहीं, P फॉर प्लेट। तो प्लेट है, दूसरी प्लेट है। तो उन्होंने देखा कि जब ऋण प्लेट पर, देखो पराबैंगनी किरणें जो डाली गई हैं वह ऋण प्लेट पर, जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ी तो उन्होंने चमत्कार देख लिया। क्या चमत्कार देखा कि जब जैसी, अब भाई चमत्कार तो आपने यहाँ से हर शब्द देख ही लिया था कि जैसे ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू। कब? जब ऋण प्लेट पर पड़ती है। अच्छा, ये चीज ऋण प्लेट पर पड़ने से नहीं, धन प्लेट पर पड़ने से भी होता है। धन प्लेट पर पड़ता है तब भी इलेक्ट्रॉन भागते हैं, निकलते हैं, लेकिन उनको जब भागते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उनको रोकने वाला कोई मिलता है। लेकिन यहाँ पे गजब की बात यह है कि जब यहाँ से ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये जो दूसरी प्लेट है, धन प्लेट इसको आकर्षित करती गई। तो ये क्या हुआ कि ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को धन प्लेट ने आकर्षित कर लिया, खींच लिया, परिपथ पूरा हो गया। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे परिपथ पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के सिर्फ दौड़ने से धारा नहीं बहती है, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से और साथ साथ वो परिपथ पूरा हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ा तो परिपथ हो गया पूरा। जब परिपथ पूरा होता है तो यहाँ पे हालवैस ने देखा कि जो धारा मापी लगाए थे उस धारा मापी में जो सुई थी ना, वो सुई घूम गई। वो सुई क्या हो गई? घूम गई। कब? जब यहाँ पे धारा पहुंची तब। जब सुई घूम गई तो हालवैस के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उन्होंने कहा वाह भाई, ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और परिपथ पूरा हुआ, धारा बहने लगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जरा धन प्लेट पे करूं। तो धन प्लेट पर जब इन्होंने पराबैंगनी किरणें डाले तो यहाँ से कोई धारा उनको नहीं आई,
उनके चेहरे पे इस बार स्माइल नहीं आई। उन्होंने कहा भैया चलो एक तो बात निष्कर्ष निकल के आई कि ऋण प्लेट पर डालने से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से परिपथ पूरा हुआ और उस परिपथ के पूरा होने से ये धारामापी जो है, धारामापी में हमें धारा मिली। ठीक, लेकिन हाल्वेज ने इस नियम इसको व्याख्या नहीं कर पाए कि जब हमने धन प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली तो वहां से ये परिपथ पूरा काहे नहीं हुआ, ये परिपथ पूरा काहे नहीं हुआ, इस पर हाल्वेज ने अपनी व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने नहीं समझा पाया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज हाल्वेज ने 1888 ईस्वी में किया। उसके बाद 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, 10 साल तक जो है सब खामोश रहे। 18 एक्सपेरिमेंट चल रहा था धीरे धीरे। 1898 में टॉमसन आते हैं। टॉमसन कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि जब पराबैंगनी किरणें आप धातु के प्लेट पर डालते हो ना तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी। इससे पहले जो हाल्वेज ने ये कहा कि भाई परिपथ पूरा होता है, उन्होंने कहा जाना इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, हाल्वेज ने नहीं बताते इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये तो टॉमसन ने आके खोज की ना 1898 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो वहां से नाम पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे कण वो इलेक्ट्रॉन है। बस हाल्वेज ने ये बताया था कि भाई इसमें जब धातु की प्लेटें ऋण प्लेट पर पड़ती है तो परिपथ पूरा होता है और परिपथ पूरा होता है तो धारा बहती है। लेकिन जब धातु की धन प्लेट पर पड़ती है तो परिपथ पूरा नहीं होता है, धारा नहीं बहती है। जब 1898 ईस्वी में टॉमसन ने बताया कि धातु की जो प्लेट पर आप लोग प्रकाश डाल रहे हो ना, वहां से जो कण उत्सर्जित हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, टॉमसन ने खोज की। उसके बाद 1900 ईस्वी में लेनार्ड नाम के वैज्ञानिक आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाल्वेज जी जो आपने व्याख्या नहीं कर पाई थी ना वो व्याख्या मैं करके दिखाता हूँ। उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया। कौन? लेनार्ड ने बताया कि जब धातु की ऋण प्लेट पर आप प्रकाश किरण को आपतित कराते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे धन प्लेट है, धन प्लेट इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे धन प्लेट मतलब बोले तो प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। क्या करने लगे? आकर्षित करने लगे। अब इन दोनों के आकर्षित करने से परिपथ पूरा होता है, तभी धारा बहती है। और उस धारा को लेनार्ड ने क्या कहा? प्रकाश वैद्युत धारा कहा। और यह घटना जो पूरी होती है इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अच्छा, वही जब धन प्लेट पर प्रकाश की किरणें, ये पराबैंगनी किरणें अगर धन प्लेट पर डालते हैं ना तो पता है धन प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धन प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। लेकिन ये माइनस वाला, ये माइनस पहले से यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो दोनों भाई प्लस चार्ज, तो दोनों माइनस चार्ज। अब इनके बीच में तो कट्टर की दुश्मनी है, तो कट्टर की दुश्मनी है तो क्या आने देंगे दूसरे के पास? नहीं। जब यहाँ पे आने नहीं देते हैं परिपथ पूरा नहीं होता है। जब परिपथ पूरा नहीं होगा खाक धारा बहेगी तो धारा यहाँ पे नहीं बहती है। काहे नहीं बहती है? क्योंकि दोनों पे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन बेचारा वहां पे पहुंच ही नहीं पाता है। जब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा धारा परिपथ पूरा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है ये सब चीजें आपको मैंने समझाने के लिए बताया, इसका बेसिक बताया ताकि आपको जब बेसिक पता रहे ना। अब ये चैप्टर की शुरुआत है, अभी हमें इसके बारे में पूरी गहनता से पढ़ना है, बहुत ही डीपली पढ़ना है। तो जब छोटी छोटी चीजें हम लोग सीखते रहेंगे ना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है तो चीजें हमें और एकदम आसानी से, डायरेक्टली टॉपिक पे नहीं आते हम लोग ना, टॉपिक से पहले की कहानी क्या होती है उसके बारे में अभी हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा। तो ये तो कहानी लेनार्ड की समझ में आ गई। तो लेनार्ड ने प्रकाश मतलब भाई सब वैज्ञानिकों का कुछ ना कुछ योगदान है। अगर हर्ट्ज ने ये नहीं बताया होता, हाल्वेज ने, टॉमसन ने, तब क्या लेनार्ड डायरेक्ट आ जाते? नहीं। तो सब वैज्ञानिकों का कुछ ना कुछ योगदान है कि इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। ठीक, तो अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डिफिनेशन क्या हो गई कि भाई जब ये पराबैंगनी किरणें इस धातु के पृष्ठ पर गिरती हैं तो इससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से, प्रकाश किरण इस पे आई, प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना। धातु है, ये समझो कोई धातु है हमारा, इस पे प्रकाश की किरण, पराबैंगनी किरणें आपतित हुई और इससे क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। प्रकाश के किरणों से, प्रकाश किरणों के या पराबैंगनी किरणों से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या
प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसको बोलिए आप, चाहे प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, दो नाम है। हम लोग बार बार प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी बोल सकते हैं और बार बार प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी बोल सकते हैं। तो धातु के पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण गिरी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले, यह घटना क्या कहलाई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाई। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाई। तो अच्छा, अब जब परिपथ पूरा हो गया तो इसमें धारा बहे, जो धारा बहती है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब जो कैमरे से फोटो खींचते हो वो फोटो नहीं, ये दूसरा फोटो है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो उत्सर्जित धारा होती है, भाई धारा बहेगी, अब इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं, परिपथ पूरा हो गया, तो जो उत्सर्जित धारा होती है उस धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। उस धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन केवल ये लिखनी है ना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, बाकी पीछे की कहानी केवल आपको सुनना था, ठीक है। ये सब कहानी आपको केवल सुनना था। हर्ष ने, हालवेस ने, लेनार्ड ने, टॉमसन ने क्या क्या किया, बाकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन लगभग याद हो गई होगी कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। जो प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनसे जो धारा बह जाती है वह धारा क्या है? प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग, अब पता है बहुत सारे वैज्ञानिक, टॉमसन हो गए, लेनार्ड हो गए, मिल्टन हो गए, बहुत सारे वैज्ञानिक मिल करके, देखो वैज्ञानिकों में क्या होता है ना, जब एक चीज़ पा जाते हैं ना वो शांत नहीं बैठते हैं, उनका दिमाग और 200 चीज़ को पाने के लिए क्या होता है, मचलता रहता है, ठीक है, दौड़ता रहता है कि अब इसको, अगर इसको ऐसे कर देते, इसको अब ऐसे कर देते तो क्या हो जाता। अब ये सब चल रहा है, अब ये सब क्या कर रहे हैं, उस चीज़ से हमें कुछ निष्कर्ष निकालेंगे और वही निष्कर्ष अभी हम लोग उसको पूरा मिला जुला करके प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पूरा नियम में ढाल देंगे। तो वो नियम आपको डायरेक्टली याद नहीं करना है, वो नियम को पहले हम लोग प्रयोगों के माध्यम से समझते हैं कि उन्होंने प्रयोग में अपने कैसे कैसे प्रयोग किया और क्या बताए, तब जाके हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को समझेंगे, ठीक ना। तो इधर मैं इसको पहले मिटाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक ना। इसको मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको जो है तुरंत नोट कर लिया करो, ठीक ना। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं ना कि इन्होंने जो अपना प्रयोग था उस प्रयोग में और क्या क्या सारे प्रयोग करते हैं और उसके अनुसार हम लोग अपने कुछ पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने धीरे धीरे पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखो उन्होंने क्या बताया, अभी तक आपने सिंपल देखा कि जब यहाँ पे ये धन प्लेट है ये आकर्षित कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो धन प्लेट है, धन प्लेट में मान चलो भाई पहले 5 वोल्ट था, धन प्लेट पर मान चलो कि पहले 5 वोल्ट था, ये प्लेट जो है धन प्लेट है, यानी ये वोल्टेज जो धन है ये +5 वोल्ट का है। अगर इसको मैं +10 वोल्ट कर दूं, पहले 5 वोल्ट था, अब इसको बढ़ा करके मैं 10 वोल्ट कर दूं, ये वाला देखो प्लस देख रहे ना, यानी ये वाला पूरा प्लस से जुड़ा हुआ है। अगर इसको मैं 10 वोल्ट कर दूं, क्या कर दूं, 10 वोल्ट कर दूं, क्या जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या और तेजी से आने लगेंगे? तो अभी हमको क्या लगेगा, हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कुछ था वोल्टेज, तो वोल्टेज था, ये खींच रहा है, वोल्टेज बढ़ गया, और तेजी से खींचना चाहिए, लेकिन नहीं। वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रकाश की किरण पहुंची, जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो तो इलेक्ट्रॉन पहले तो जा चुके हैं। उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना चाहिए था वो तो पहले ही जा चुके हैं। अब आप वोल्टेज को 5, 10, 50 चाहे 1 लाख कर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कौनो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब वोल्टेज बढ़ाओ तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज हमने 10 वोल्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 20 वोल्ट कर दिया और झोंक के, और 50 की जगह 100 कर दिए, झोंक के पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन है तब कब अगर हमें इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा चाहिए तो तब क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने देखा कि जो ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं, यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं, इनकी तीव्रता को बढ़ा दो, इनकी तीव्रता को बढ़ा दो। तब देखो कमाल, तीव्रता को बढ़ा दिया गया, तब क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वह और तेजी से उत्सर्जित हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वह क्या हो रहे हैं?
और तेजी से उत्सर्जित हो रहे हैं। तो और तेजी से उत्सर्जित हो रहे हैं, जितना तीव्रता का प्रकाश बढ़ाया गया उतना तेजी से, मतलब यहाँ पे तीव्रता दोगुना किया गया, दोगुना इलेक्ट्रॉन निकले, तिगुना किया गया, तिगुना इलेक्ट्रॉन निकले, चौगुना किया गया, चौगुना इलेक्ट्रॉन निकले। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता है, वह इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता रहेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। तो इस यहाँ पे प्रयोग से ये बात हमको निकल के आई। तो इस चीज को हम लोग भाई एक नोट पॉइंट में डालेंगे। नोट पॉइंट में क्या डालेंगे हम लोग कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, इस नोट पॉइंट में इसको लिखेंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता, बाकी इसके पीछे कहानी ने बता दिया ना कि जब वोल्टेज बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी तीव्रता को बढ़ाया गया इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर बढ़ती गई। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वह क्या है? उत्सर्जित कौन उत्सर्जित? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर के, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अभी यही चीज हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम में यही चीज डायरेक्ट लिखेंगे। तब यहाँ पे हमें ये नहीं बताना पड़ेगा ना कि हाँ कैसे अनुक्रमानुपाती हुआ। अभी अनुक्रमानुपाती हमने यहाँ पे सीख लिया कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वह क्या है? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर के अनुपाती है, या फिर ऐसे कहो कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कब उत्सर्जित होंगे? जब आपतित प्रकाश की तीव्रता उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक, अच्छा, ये तो तब के लिए है। अब भाई ज्यादा, अच्छा, अब हमने क्या बताया कि ये तो तब है जब ये प्लस था और ये माइनस था। अच्छा, अगर यही प्लस वाली प्लेट को माइनस कर दिया जाए, प्लस वाली प्लेट को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, और माइनस वाली प्लेट को प्लस कर दिया जाए। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे ये तो ये जो है हमारा ये भी चेंज होगा ना। ये जब चेंज होगा इसका मतलब कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब देखो, जब इस प्लस प्लेट पर पराबैंगनी किरणें डाली गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, क्योंकि धातु की प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्वाभाविक है। इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिए। लेकिन आगे जो है दम जबरदस्त खड़ा हुआ है, कौन? रोकने वाला, दुश्मनी है। ठीक है, और ये माइनस है, यहाँ से माइनस निकल रहा है, दुश्मनी है। तो अब दुश्मनी है तो क्या यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे? भाई जाएंगे, बहुत जो मजबूत होंगे वही जाएंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे हमने अगर प्लस प्लेट पर हमने प्रकाश की किरण को आपतित कराया तो देखा जो पहले धारा थी, जो प्रकाश वायु धारा यहाँ पे जा रही थी, हमने तीव्रता को बढ़ाया, धारा और तेजी से बह रही थी, वह धारा अचानक घट गई। कब? जब हमने प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया, तो धारा अचानक घट गई। अब धारा अचानक घट गई लेकिन जीरो नहीं हुई। जीरो क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो कुछ शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन थे, यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा, यानी भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है कि अंदर समझो कि इलेक्ट्रॉनों में भी अंदर मार हो रही है, उसको निकल करके फिर यहाँ पे आना। जो इलेक्ट्रॉन बहुत शक्तिशाली थे वह इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर से करते हुए यहाँ प्लेट तक पहुँच गए। ठीक है, जब प्लेट तक पहुँचे तो बहुत छोटी सी धारा बही, बहुत कम धारा बही, लेकिन धारा शून्य नहीं हुई। अच्छा, धारा शून्य नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मान चलो भाई ये -5 वोल्ट पे पहले था, जैसे ही इसको -10 वोल्ट दिया गया, अब जो इलेक्ट्रॉन बहुत खींच खास के थोड़ा बहुत आ भी रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन आ भी रहे थे, जैसे 10 वोल्ट हुई है। अब जैसे ही 10 वोल्ट होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है। ठीक ना, जैसे ही 10 वोल्ट होता है तो मतलब पहले मान लो 5 माइनस में था, माइनस में 6 किया गया, माइनस में 7 किया गया, तो जो 2 चार्ट होते एक कम हुआ और एक कम हुआ और एक कम हुआ। जैसे ही 10 वोल्ट हुआ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा था। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या धारा बहेगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंच ही नहीं पाएगा, परिपथ पूरा ही नहीं होगा, तो कोई धारा बहेगी? नो, कोई धारा नहीं बहेगी। तो धारा कब नहीं बहेगी? वह वोल्टेज जिस पर
किसी भी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में इतनी औकात नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, अब पता है ये जो 2 माइनस जो वह वोल्टेज जिस पर ये धारा शून्य हो गई है ना, उस वोल्टेज को पता है क्या बोलते हैं? उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव या संतप्त विभव। तो यहाँ से अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं एक निरोधी विभव या संतप्त विभव, और इसकी डिफिनेशन यहाँ से पूरी करते हैं। ठीक है, निरोधी विभव, निरोधी विभव, निरोधी विभव या संतप्त विभव, संतप्त विभव, संतप्त विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? COT, कट ऑफ पोटेंशियल। अब कट ऑफ पोटेंशियल डिफिनेशन हमने इतनी देर तक किस लिए समझाई? इसीलिए समझाई ताकि आपको समझ में आ जाए कि वह ऋणात्मक विभव, भाई प्लस करोगे तो और इलेक्ट्रॉन, प्लस करने पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे थे, तीव्रता बढ़ाने पर और आ रहे थे, लेकिन जैसे उनकी पोलरिटी को चेंज किया गया, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया गया, यहाँ से हमने बताया भी। ठीक है, तो क्या देखा गया कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा 0 हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जिस पर, वह ऋणात्मक विभव जिस पर क्या हो जाए? जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। डिफिनीशन भाई एक लाइन की है, लेकिन इस एक लाइन की डिफिनीशन में काफी रहस्य छिपा हुआ था ना। धारा व धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक, अब इसको डायरेक्ट लिखवा देता, मैं डायरेक्ट कह देता तो आपको शायद वो चीज स्पष्ट नहीं हो पाती ना। तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएं, इंटेंसिटी को बढ़ाएं तो क्या और हमें यहाँ पे पहुंचेगा धारा? कुछ नहीं, इंटेंसिटी को आप दोगुना तिगुना कुछ ना भी करते जाओ, कोई फर्क नहीं। मतलब यहाँ पे अगर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, वैज्ञानिकों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उनकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी जब वोल्टेज निरोधी विभव वोल्ट आ जाएगा, निरोधी विभव पे आ जाएगा, निरोधी विभव वह विभव हो गया जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो गया, यानी कोनो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो पार करके वहां प्लेट तक पहुंच पाए। तो अब जो है, अगर आप जो इंटेंसिटी है कितनों बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी को कितनों बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को नोट पॉइंट में करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई? नोट पॉइंट में लिखते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अगर गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती तो तीव्रता को बढ़ाते तो कोनो न कोनो इलेक्ट्रॉन जरूर निकल के जाता, वहां पहुंच जाता, और पहुंच जाता तो धारा बह जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या लिखते नोट पॉइंट में कि आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अधिकतम गतिज ऊर्जा पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ठीक, निर्भर नहीं करती। कौन? आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन ना, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तो अच्छा अब सोचो, अब अगर मान चलो कि हमें ऋण माइनस वोल्ट हमने दे दिया, यानी निरोधी विभव तक हमने पहुंचा दिया। अब निरोधी विभव पर भी अगर हमको धारा चाहिए, निरोधी विभव पर भी हमको धारा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? पता है क्या किया गया? ये जो आपतित प्रकाश है ना,
आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया गया। मतलब जो आवृत्ति थी पहले उससे और आवृत्ति जब बढ़ाई गई, आवृत्ति समझ रहे हो, आवृत्ति मतलब होता है कि एक सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब जो एक सेकंड में मान चलो 5 चक्कर लगा रही थी तरंग, अब उसको 20 चक्कर लगवा गया, 50 चक्कर लगवाया, 100 चक्कर लगवा गया, तब कमाल हो गया। कमाल हो गया। यहाँ पे क्या कमाल हुआ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को जैसे ही बढ़ाया गया तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा में भूचाल आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ने लगे। तो बहुत तेजी से दौड़ने लगे इसका मतलब है कि अब धारा बहने लगी। अब धारा बहने लगी कब? जब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब हुई? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया गया। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति गतिज उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। लेकिन वो जो आवृत्ति है, एक पहले जो आवृत्ति तो थी, पहले प्रकाश की किरण जो आ रही है उसमें कुछ ना कुछ आवृत्ति है, लेकिन उससे ज्यादा जो किया गया, तो जो है वो तो आवृत्ति है, उससे ज्यादा जो किया गया वो जो आवृत्ति है उससे कम आवृत्ति करोगे तो नो कोई धारा नहीं जाएगी। तो वह जो आवृत्ति है उस आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा हम लोग यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ठीक ना। और एक नोट पॉइंट और ये लिखते हैं, क्या नोट पॉइंट लिखते हैं कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। और वही जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या बन जाएगी? देहली आवृत्ति बन जाएगी, ठीक ना। तो देखो हमारा एक नोट पॉइंट ये हुआ, एक नोट पॉइंट ये, और यही दोनों नोट पॉइंट हमारा बन जाएगा भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है। यही अभी देखो एक नियम हमारा ये हो गया, एक नियम ये हो गया। अभी जो तीसरा देहली आवृत्ति लिखवाएंगे तीसरा नियम बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये सब चीज आप लिखे रहोगे तो आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का जो नियम है ना, 1% आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको क्लास देखते देखते खुद याद होता रहेगा कि हाँ आपको याद हो रहा होगा, ये चीज आप खुद फील कर रहे होगे ना। तो यहाँ से हम लोग एक नोट पॉइंट और लिखते हैं भाई, ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट लिखते हैं। तीसरा नोट पॉइंट क्या लिखते हैं कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, यानी आवृत्ति बढ़ाने पर जो हमको यहाँ भूचाल देखा गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति जब भूचाल जो आया, ठीक ना, उसको हम लोग एक नोट पॉइंट में लिखते हैं। नोट पॉइंट तीसरा, नोट 3, नोट ये 2 था, नोट 1 था ना। नोट 3 में क्या लिखते हैं? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कहो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति चाहे पहले लिखो, चाहे या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा लिखो। आपतित प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या करती है? निर्भर करती है। मतलब आप क्या करेंगे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे। आवृत्ति को बढ़ाने पर जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक ना। गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, ठीक। अब ये जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, यही आवृत्ति क्या बन जाती है? देहली आवृत्ति बन जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं देहली आवृत्ति, ठीक ना। क्या हेडिंग डाल लेते हैं? देहली आवृत्ति हेडिंग डाल लेते हैं भाई। तो हेडिंग यहाँ पे हम लोग क्या डाल लेते हैं? देहली आवृत्ति डाल देते हैं। तो हेडिंग हमारा बन जाता है यहाँ पे देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, ठीक ना। वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ बोलो चाहे धातु के सतह बोलो, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या हो? आवश्यक हो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो देहली आवृत्ति कहलाता है। तो देहली आवृत्ति कहलाता है।
क्या कहलाती है, ठीक है, देहली आवृत्ति कहलाता है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति का सिंबल है भाई, इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक फार्मूला भी यहाँ बगल में लिख लेते भाई, न्यू जीरो बराबर होता है सी अपान लैम्डा जीरो। न्यू जीरो बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा जीरो, ये फार्मूला होता है। अब इस यहाँ पे फार्मूले में जो सी है निर्वात प्रकाश की चाल, बच्चा जानता है। लैम्डा जीरो, ये लैम्डा जीरो भाई क्या है, लैम्डा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। लैम्डा जीरो अगर है उसको हम लोग बोलते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य या संतप्त तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। अब देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये भी डिफिनेशन लिख लिया जाए। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसकी भी डिफिनेशन हो जाए ना, एकदम भाई हो जाए। देहली तरंगदैर्घ्य, अगली डिफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, देहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगा, अच्छा अब देखो, जहां पे ये ज्यादा रहेगा यहाँ पे ये कम रहेगा, ठीक है, यह वह न्यूनतम आवृत्ति, और जहां पे न्यूनतम रहेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। जहां भी न्यूनतम रहेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, अब ये चीज आप लोग लिखोगे, वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, ठीक है, वह ज्यादा से ज्यादा, बाकी उससे जितने भी कम रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन तो निकाल देंगे, वह ज्यादा से ज्यादा तरंगदैर्घ्य, वह ज्यादा से ज्यादा, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। और इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा जीरो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो आपने देख लिया भाई लैम्डा जीरो हो गया, ठीक। अच्छा, लैम्डा जीरो के जस्ट बाद हम लोग एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। क्या, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, कार्यफलन। अब देखो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या हो जाएगा, ये भी डिफिनेशन आप लोग छापोगे, देखो कैसे, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन मतलब कार्य प्रकार की ऊर्जा, ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, या आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, ऐसे लिख सकते हो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। और प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को ना हम लोग W से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, और W बराबर होता है H न्यू नॉट। W बराबर क्या होता है, H न्यू नॉट, और न्यू नॉट को रख दोगे सी अपान लैम्डा नॉट, एक और फॉर्मूला बन गया। तो W बराबर H न्यू नॉट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, W बराबर H न्यू नॉट। प्रकाश वैद्युत क्या है, ये कार्यफलन है, ठीक। तो अभी तक हमने जो चीजें सीखी है, अब उन सारी चीजों को मिला करके हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम सीख लेते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। अब इन सारी चीजों को मैं यहीं पर रहने देता हूँ। अब जो मैं डायरेक्ट सबको लिख देता हूँ, उसके बाद जो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो ये लिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैं टाइम वो वीडियो लॉन्ग ना करके, और लॉन्ग तो हो ही रही है, और ना लॉन्ग करके उसको मैं पहले से लिख देता हूँ, ठीक ना भाई। आप इन चीज़ों को एक एक चीज़ें यहाँ पे देखो, मैं जो डेफिनेशन आपके लिए छोड़ा हूँ, आपको लिखना है, वीडियो को रोक करके आप पहले क्या लिखोगे, देहली तरंगदैर्घ्य वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की परिभाषा लिखोगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसको बड़ा W से लिखते हैं, और बड़ा W बराबर H न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है, जो हमने पहले सीख लिया हुआ है कि नहीं। मजा आ रहा है ना, पर कोई भी डिफिनेशन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। अब जो हमने 3 नोट पॉइंट लिखवाया था, वो तीनों पॉइंट पहले से हमारे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम पहले से हो गए हैं, बाकी 2 नियम और लिखवा देना है, बस हो गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ठीक है। तो भाई मैं साइड हो गया, उसको आप लोग क्या करो, रोक करके वीडियो को सब कुछ नोट कर लो। हाँ तो दोस्तों, हमने क्या किया है, आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ही
चाहे आप प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहिए, दोनों बात तो एक है, मतलब दोनों एक है। अब इसके नियम क्या क्या बन जाते हैं, ठीक ना। इसके नियम 5 बनते हैं, जिसको तो हमने 3 अभी तो आपको 3 तो ऐसे बता दिए थे ना नोट पॉइंट में लिखवा करके। अब हमने उसको पांचों को एक जगह पे कर दिया है, ठीक है। पांचों को एक जगह पे कर दिया है तो पहला आप देख लो, पहला नियम क्या है कि जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, जो प्रकाश की आपतित कराई जाती है, जो तीव्रता होती है, वह तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा तीव्रता उतनी ज़्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। लेकिन वही आपने देखा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर एक समय ऐसा आया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर भी कोनो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे थे उनकी गतिज ऊर्जा पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो वोल्टेज बढ़ाया गया, सब चीज उन्हें समझा दिया हो ना कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर, किस पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती। लेकिन क्या, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह आवृत्ति उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये हमने अभी आपको सब कुछ समझाते हुए ये सब तीनों नोट पॉइंट में लिखवाया था, ठीक है। इसीलिए हमने बताया कि नोट पॉइंट में लिखे रहोगे, समझे रहोगे तो आपको यहाँ पे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने बताया कि जो अब आवृत्ति, पहले तो प्रकाश की जब आवृत्ति कराई जा रही थी कुछ ना कुछ आवृत्ति तो था ही, ऐसा तो नहीं रहा होगा कि कुछ आवृत्ति नहीं रही होगी, आवृत्ति थी। अब उससे जब आवृत्ति ज्यादा कर दी गई, यानी देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति, यानी कोई भी प्रकाश की किरण आप जो उस पर धातु के पृष्ठ पर आपतित कराओ उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये लिखा गया देहली आवृत्ति से अगर कम हुआ तो कौन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, ज्यादा हो। ठीक, उसके बाद हमने बताया एक ये तो को बताए नहीं थे, यहाँ तक हमने 4 पॉइंट पहले बता चुके हैं। 4 पॉइंट प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 4 पॉइंट हमने पहले आपको समझा चुके हैं। केवल आपको लिखें ये जगह पे ना, केवल इस जगह पे लिखें, बाकी हमने पहले समझाई दी। 5वां देखो क्या है कि जैसे धातु के पृष्ठ पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है ना, धातु के पृष्ठ पर कोई इसे आपको ये क्या है, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जैसे ही कोई धातु, वैसे ही कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, तुरंत इलेक्ट्रॉन इससे निकलने लगते हैं, ठीक है। तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। मतलब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में दोनों समय पश्चाता नहीं होती है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भले से आपका लगभग 40 मिनट का क्लास हो गया है, लेकिन इस 40 मिनट की क्लास को अगर आपने बढ़िया से देख रखा, बढ़िया से देख लिए तो आप समझो कि इस चैप्टर की तो आप पूरी कहानी समझ गए। बाकी इस चैप्टर पे 2 वीडियो और बनेगी थ्योरी पे, वो तो आपको तभी समझ में आ पाएगी जब आप इसको बढ़िया से समझे हो। एक बार नहीं 2 बार इसको बढ़िया से देखना, एकदम बढ़िया समझना। और छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको कम से कम 4-5 नंबर दिला के ही रहेगा। तो 4-5 नंबर पाना है तो सिर्फ 3 वीडियो है, इसकी 3 वीडियो बनाने वाला हूँ और तीनों वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ लेना है। पहली वीडियो एकदम जोरदार तरीके से अगर समझना है, समझ पाए हो तो आपको जितनी भी आगे 2 वीडियो मिलने वाली है वो आपको बढ़िया तरीके से एकदम अपने आप समझ आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी रहती है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को छापिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार जबरदस्त तरीके से करते रहें। चलो फिर मिले अगली क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय।